हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है विदित और विशाल। राइट, क्वेश्चन का नाम क्या है? विदित और विशाल। ये क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके जो भी समायोजन से जो भी इसमें एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं वो सारी चीजें मैं एज अ नोट बना के भी आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में किया था। तो सारी चीजों को अच्छे से देखना, अच्छे से नोट करना, और अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना सारी क्लासेस। और जो भी चीजें मैं आपको ऐसे नोट लिखवा रहा हूँ वो सारी लिखते जाना, उससे प्लस एग्जांपल्स कंटिन्यू खुद से सॉल्व करते जाना। एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और एग्जांपल्स का सॉल्यूशन सेम टू सेम है। तुम्हें पता है कि एग्जांपल और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, राइट? तो खुद से वो सॉल्व करते रहना। फिलहाल हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है विदित और विशाल। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदित और विशाल दो तीन के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विदित और विशाल दो लोग हैं, ठीक है। इनका प्रमाण कितना है? 2:3। और जैसा मैंने कहा था, ये कौन सा प्रमाण होता है? ये पुराना प्रमाण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? पुराना प्रमाण, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फिर आगे सवाल में लिखा है 31/3/16 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थी। क्या बोला है? 31/3/16 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थी। तो ये हमें पक्की तल पर दिया हुआ है, जिसमें हमें पता है ये हमारा दायित्व पक्ष है और ये हमारा क्या है? संपत्ति पक्ष है। और जैसा मैंने बताया था, कुछ पॉइंट्स जो याद रखने के लिए मैंने कहा था, वो मैंने याद रखने के लिए क्या कहा था कि यहाँ पे जितनी भी चीजें होती, कौन सी साइड? ये जमा साइड में जितनी भी चीजें होती, इन सभी का क्या होता है? जमा शेष होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो भी यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है उनका क्या होता है? उधार शेष होता है। ये बस ऐसे ही आपको याद रखना है, ताकि कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें काम आएंगी, और कैसे काम आएंगे वो मैं आपको समझाते जाऊंगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा 1/4/16 के दिन उन्होंने बंटी को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया। उन्होंने जो नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया तो उसका नाम क्या था? बंटी। तो याद रखना है, बंटी कौन है? हमारा नया साझेदार है। सवाल में आगे लिखा हुआ है विदित अपने भाग में से, क्या लिखा है? विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे लाभानी का नया अनुपात तो त्याग के प्रमाण की गणना कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी जो आपको याद रखने के लिए मैंने कहा। बहुत सारी चीजें नहीं, एक्चुअली 5 पॉइंट्स मैंने समझाए थे त्याग वाले से रिलेटेड, और वो 5 के 5 पॉइंट्स मैंने कहा था याद रखने के लिए, और वही 5 पॉइंट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में घूम फिर कर आएंगे, जिसमें से आज एक पॉइंट आ गया है। क्या आया है? मैंने कहा था जब भी सवाल में लिखा रहे कि अपने भाग में से, क्या लिखा रहे? जब भी अपने भाग में से, देखोगे दोनों तरफ लिखा हुआ है अपने भाग में से। जब भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कहीं भी लिखा रहे कि अपने भाग में से, और कौन वाले? पुराने वाले। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है, ये नाम कौन है? विदित और विशाल। ये दोनों कौन है? पुराने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जब भी लिखा रहे कि अपने भाग में से, तो यहाँ पे नोट बना के मैं लिख देता हूं, कहा? यहाँ पे। क्या मैंने कहा है? जब भी अपने भाग में से लिखा रहे, इसका मतलब होता है त्याग दिया हुआ है। क्या है? त्याग दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो पहला काम होता है, जैसा मैंने कहा था कि जब भी सवाल सॉल्व करते तो आपको समायोजन को साथ साथ सॉल्व करते जाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और सेफ्टी के लिए क्या करोगे? एक बार सारे समायोजन पढ़ लिया करो। रीजन क्या है समायोजन पढ़ने का? इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार समायोजन पढ़ने से आपको आइडिया लग जाए कि कहीं कोई समायोजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा तो उनको एक साथ सॉल्व करना जरूरी होता है, राइट। हालांकि हमारे प्रवेश और निवृत्ति वाले जो चैप्टर्स, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता है। हाँ, दूसरे चैप्टर में होता है जो हमारा साझेदारी का वार्षिक हिसाब है, वहां पे अक्सर होता है, तो वहां पे तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा, साथ साथ कंटिन्यू बढ़ते रहोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो मैंने कहा कि पहला पॉइंट कि अपने भाग में से, तो अपने भाग में से जब मैंने कहा लिखा तो क्या इसका मतलब है? नोट मतलब त्याग दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब त्याग दिया हुआ तो हम त्याग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख देता हूं। जब त्याग दिया हुआ है तो इसका हमें करना क्या, वो समझाता हूं मैं। देखो, त्याग कितना दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं विदित, और यहाँ पे लिखता हूं विशाल। देखो, विदित का जो त्याग है वो दिया हुआ 1/4, और विशाल का जो त्याग है वो 1/8 दिया है। तो आपको याद क्या रखना है? जब भी क्वेश्चन में हमें त्याग ऑलरेडी दिया गया हो, पहले ही से ही सवाल में दिया गया हो, और हमें पता कैसे चलेगा? जब सवाल में लिखा गया अपने भाग में से। अपने भाग में से का मतलब त्याग का भाग दिया हुआ है। लेकिन
यहाँ पे एक चीज कंफर्म करना जरूरी, क्या दोनों का डिवाइड वाला सेम है? तो यहाँ पर देखोगे तो 4 है और यहाँ पर देखोगे तो 8 है, दोनों का डिवाइड वाला सेम नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों के डिवाइड को सेम करते हैं। यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 8 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से गुणा और 2 से भाग। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 1/8, यानी जो त्याग का प्रमाण आएगा वो कितना आएगा, 2:1। तो ये रहा हमारा पहला समायोजन सॉल्व। यही पहले समायोजन का काम था जो हमने यूज कर लिया। याद रखना, त्याग का अनुपात निकाला था, और ये सारी चीजें जो है वो गणना के तौर पे हमें दिखानी होती है। इसको कहाँ लिखा करोगे, हमेशा सबसे लास्ट में आधी चट्टा के एकदम नीचे। मैं इसलिए बीच बीच में लिख देता ताकि जो जगह खाली रहती है वहां पे कर दूंगा, नहीं तो बार बार मुझे नीचे बहुत जाना पड़ेगा। देखिए ये 4 पेज नीचे जाना पड़ता है, इस वजह से मैंने जहां जगह खाली है मैं वहां पे आपको लिख के समझाती जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला समायोजन तो हो गया। अब दूसरे समायोजन की बात करते हैं। तो दूसरा समायोजन में क्या लिखा गया है, बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। सवाल में लिखा है बंटी पूंजी के तौर पे कितना लेकर आ रहा है, 72,000 रुपए। मैंने कहा था जब कोई साझेदार पैसा लेकर आता है उसके लिए मैंने क्या समझाया था, उसके लिए मैंने कहा था कि तुम्हें क्या करना है, मैंने कहा था सबसे पहले रोजनामचा दिमाग में रख लो। रोजनामचा क्या बनेगा, पूंजी लाने का, रोकड़ उधार पूंजी जमा। ये मैंने क्यों कहा था, उसका रीजन है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि तुम्हें कंफर्म रहे, सही चीजें सही तरीके से सीखो। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पेन चेंज करते हैं क्योंकि थोड़ा ये लाइट कलर है। रोकड़ खाते, अगर तुम्हें याद हो चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद नहीं हुआ है तो लिखो। ठीक है, रोकड़ खाते उधार और बंटी की पूंजी खाते जमा। क्या लिखेंगे, बंटी की पूंजी खाते जमा। रकम कितना है, तो रकम हमें दिया हुआ है 72,000 रुपए, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 72,000 रुपए। अब इसका करना क्या होता है, देखो रोजनामचा में अगर ध्यान से देखोगे तो रोकड़ क्या हुआ है, उधार हुआ है, और पूंजी क्या हुआ है, जमा। यानी कि मैंने जैसे समझाया था, रोकड़ के उधार में एंट्री कहाँ जाएगी, रोकड़ के उधार में। सबसे पहले रोकड़ के उधार में यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 72,000 रुपए, और दूसरा कहाँ लिखोगे, पूंजी के जमा में। तो पूंजी के जमा में बंटी का कॉलम है, एक लाइन छोड़ के लिखना, 1 से 2 लाइन, और वहां पे सीधा लिख देना 72,000 रुपए। अब देखो नाम तो मैंने लिखा नहीं, तो नाम कैसे लिखोगे, रोकड़ के उधार पक्ष में, याद रखना ये कौन सा पक्ष है, उधार पक्ष है। तो रोकड़ के उधार पक्ष में नाम क्या आ जाएगा, बंटी का। देखो ये जमा वाला आ जाएगा, तो जमा का नाम क्या है, बंटी की पूंजी खाते। क्या नाम आ जाएगा, बंटी की पूंजी खाते। ठीक है, नाम क्या आ जाएगा, बंटी की पूंजी खाते। और यहाँ पे जो जमा में है, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, रोकड़ खाते। क्या नाम आ जाएगा, रोकड़ खाते। क्लियर है इतना? तो ये रहा हमारा दूसरा समायोजन का आधा। अभी आधा बाकी है। आधा में क्या लिखा हुआ है, बाकी के आधा में लिखा हुआ है, उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। आधे में लिखा हुआ है अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। क्लियरली सवाल में लिख दिया है कि जो नया साझेदार है वो अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। अब रकम नहीं लिखा गया, लेकिन ये साफ साफ बोल दिया है कि जो भी उसका हिस्सा है वो रोकड़ में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रकम पता नहीं, इसलिए इसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा है पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 32,000 किया गया। ये क्या लिखा है, पेढ़ी की ख्याति। ठीक है, पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, जब भी सवाल में मूल्यांकन लिखा रहता है, इस मूल्यांकन का मतलब होता है नई ख्याति। ठीक है, यानी नए साझेदार के आने के बाद फिर से मूल्यांकन करके नई ख्याति निकाली गई है। अब ये जो 32,000 निकाला गया तो पेढ़ी का है ना, पेढ़ी का मतलब क्या होता है, तीनों जन का है, तो हमें तो सिर्फ बंटी का निकालना है। लेकिन बंटी का हिस्सा कितना, क्योंकि सवाल में बोला है बंटी अपने भाग की, तो बंटी का तो हमें भाग ही नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे। तो बंटी का भाग नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन अगर नीचे चलोगे तो यहाँ पे तुम्हें याद होगा त्याग दिया हुआ है, दोनों का क्या दिया हुआ है, त्याग। तो ये जो दो त्याग करते हैं, ठीक है, जिन दोनों ने जो त्याग किया है, बंटी सॉरी विदित और विशाल ने, यही त्याग किसको मिलेगा, बंटी को मिलेगा। क्योंकि इन लोगों ने जितना अपने जेब में से त्याग किया है वो पूरा का पूरा पैसा किसके जेब में जाएगा, बंटी के जेब में जाएगा। तो इसका मतलब बंटी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंटी का भाग। ठीक है, क्या लिखेंगे, बंटी का भाग। तो बंटी का भाग बराबर क्या हो जाएगा, 2/8 प्लस 1/8, यानी ये हो जाएगा 3/8।
यानी बंटी का भाग कितना आ जाएगा 3/8। क्लियर है इतना? तो ये याद रखना है कि जो इन दोनों ने त्याग किया है वही किसको मिल जाएगा, बंटी को मिल जाएगा। तो बंटी का भाग कितना हो जाएगा 2/8। 2/8 क्या है, विदित का त्याग है, और 1/8 क्या है, विशाल का त्याग है। तो तुम ये लिख सकते हो कि विदित का त्याग प्लस विशाल का त्याग, टोटल कितना हो जाएगा 3/8। अब चलते हैं ख्याति वाली गणना को समझते हैं। तो ख्याति यहाँ पे कितना बोला है, 32,000 रुपए। कितना बोला है, 32,000 रुपए, जिसमें से वो कितना लेकर आ रहा है, 3/8 भाग। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। तो यहाँ पे हम ख्याति की गणना करते हैं। तो ख्याति कितना लाएगा ये बंटी, तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है, बी की ख्याति या बी ख्याति तो कितना हो जाएगा 32,000 गुणे 3/8। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 32,000 गुणे 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। 8 चौक 32 और 4 तिहाई 12, यानी वो 12,000 रुपए ख्याति लेकर आया है। अभी जो ख्याति लेकर आया है, लाने का रोजनामचा क्या होता है, देखो अगर तुम्हें याद हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ हो तो रिस्क नहीं लेना, चुपचाप रोजनामचा लिख दिया करो। रोजनामचा क्या बन जाएगा, रोजनामचा बन जाएगा रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार, और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जब वो ख्याति लेकर आता है तो रोकड़ के जमा में, सॉरी रोकड़ के उधार में चला जाएगा। तो रोकड़ के उधार में एंट्री कैसे करोगे, तो रोकड़ के उधार में जो रकम लेकर आया है 12,000 रुपए, और नाम क्या लिख दोगे, ख्याति प्रीमियम खाते का। सॉरी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ख्याति प्रीमियम खाते का लिखने की जरूरत नहीं है, ख्याति प्रीमियम खाते। हो गया काम हमारा, ये रोजनामचा हमने पहला लिख दिया। अब इसको बांटना होता है, तो बांटना देखो मैंने कहा था ना, जो ख्याति होती है वो हमें बांटना होता है, लेकिन कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। तो त्याग के प्रमाण में मैंने बांटने का रोजनामचा कैसे बताया था, मैंने कहा था जब ये लोग आपस में ख्याति बांटेंगे, कौन लोग, जो जिन लोगों ने त्याग किया है, तो त्याग करने वाले की पूंजी बढ़ती है क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। जैसे मैंने किसी को कुछ दिया है, त्याग किया है मैंने अपनी तरफ से, तो भविष्य में मुझे भी तो मिलेगा ना, तो वही मिल रहा है, इसी वजह से उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, और लाभ क्या मिल रहा है उसको, ख्याति। तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे रोजनामचा नंबर 3, क्योंकि पहला ये था, दूसरा ये और तीसरा ये। रोजनामचा क्या बन जाएगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार। ठीक है, इसमें रकम नहीं लिखा था, मैं यहाँ पे रकम लिख देता हूँ, 12,000 और 12,000। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, ख्याति प्रीमियम खाते उधार कितना, 12,000 रुपए, और विदित और विशाल। ठीक है, विदित और विशाल, इन दोनों की ही पूंजी क्या हो जाएगा, जमा। इन दोनों की पूंजी खाते जमा। तो विदित और विशाल में कौन से अनुपात में बांटना है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर अनुपात देखो दिया हुआ है 2:1, हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था। तो जब इसको बांटोगे 2:1, यानी टोटल 3 हो रहा है, 12,000 भागे 3 करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 8,000 और 4,000 आ जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो विदित और विशाल की देखो पूंजी जमा हुआ है, यानी क्या करोगे, चलो पूंजी के जमा पक्ष में, और पूंजी के जमा पक्ष में चलने के बाद विदित और विशाल के कॉलम में रकम लिख दो। इसमें 8,000 और इसमें 4,000, रकम हमने लिख दिया, लेकिन नाम हमें उल्टे वाले का लिखना है, यानी ख्याति प्रीमियम। क्या लिखोगे, ख्याति प्रीमियम खाते। क्लियर है इतना? तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट समायोजन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो रोजनामचा लिखने का फायदा ये है कि गलती होने का चांस नहीं रहेगा, इसी वजह से मैं आपको रोजनामचा लिखवाता हूँ। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 3 समायोजन हमने सॉल्व कर लिया। अब चौथा समायोजन क्या लिखा हुआ है कि विदित और विशाल, ध्यान से समझना इसको, विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल देंगे। यानी प्राप्त ख्याति में से क्या क्या इन लोगों ने 50% ख्याति निकाल देंगे। क्लियर है इतना? कितना परसेंट, 50% ख्याति, यानी आधा पैसा इन लोगों ने निकाल लिया। तो अब निकाल लिया तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले निकालने का रोजनामचा लिख लेते हैं, तो क्या रहेगा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जगह खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे चल के मैं चौथा रोजनामचा लिखता हूँ। तो पैसे निकाल रहे हैं ना, तो रोजनामचा क्या बनेगा, सबसे पहले व्यवसाय में से पैसा जाएगा, यानी रोकड़ जाएगा, क्योंकि लिखा ना रोकड़ में निकाला, तो रोकड़ खाते क्या हो जाएगा, जमा। क्या हो जाएगा, रोकड़ खाते जमा। क्लियर है इतना? रकम मुझे अभी नहीं पता, मैं इतना पता पैसा जा रहा है। अब बात को समझो, ये पैसा निकाला किसने है, निकाला है विदित और विशाल ने। चलो दिखा देता हूं मैं सवाल में, देखो लिखा है ना कि विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से, यानी इन दोनों ने ही पैसे निकाल लिए। तो अब तुम्हें पता है जब साझेदार व्यवसाय में से कुछ लेकर जाता है, नहीं पता हो तो मैं समझा देता हूं,
जब साझेदार व्यवसाय में से कुछ भी लेकर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पूंजी अब क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि भविष्य में अब उसे पैसा उतना नहीं मिलेगा। तो याद रखना है, कोई साझेदार व्यवसाय में से पैसा लेकर जाए या कुछ भी लेकर जाता है, कोई किसी भी प्रकार की चीज को, संपत्ति खास करके, ठीक है, जो चीज संपत्ति होती है वो, किसी भी प्रकार की चीज, मतलब दायित्व को मत बोल देना, संपत्ति को लेकर जाता है, उसकी पूंजी क्या हो जाती है, घट जाती है। और इन लोगों ने पैसा निकाला तो इनका हिस्सा कम हो जाएगा, हिस्सा कम होने का मतलब पूंजी घट रही है। तो रोजामचा क्या बनेगा, विदित और विशाल, इन दोनों की पूंजी क्या हो जाएगा, उधार। याद रखना, विदित और विशाल की पूंजी खाते उधार। अब रकम कैसे लिखोगे, तो रकम में बोला था 50%, तो 8,000 का 50% हो जाता है आपका 4,000, और 2,000 का 50% हो जाता है 1,000, यानी 2,000 का है, रुक जाओ भैया, 4,000 है यार, हाँ, तो 4,000 का 50% हो जाता है 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 और 2,000, और इस तरह से टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,000। यानी इन लोगों ने टोटल कितने रुपए निकाले, 6,000 रुपए निकाले। अब देखो एंट्री कैसे करोगे, तो एंट्री करना मैंने तुम्हें इसका रोजामचा के बेस में बहुत आसान हो जाता है। विदित और विशाल की पूंजी उधार हो रही है, ठीक है, तो विदित और विशाल की पूंजी में चलते हैं उधार पक्ष में। तो यहाँ पे विदित वाले में लिखेंगे 4,000 और विशाल वाले में लिखेंगे 2,000, और नाम लिखते हैं अपोजिट वाले का। अपोजिट वाले का मतलब रोकड़ खाता, ठीक है। और फिर रोकड़ खाता के जमा में चलते, देखो इसमें उधार आया तो रोकड़ के जमा में, और रकम सेम उसी तरह से ऐसे 4,000 और 2,000, क्योंकि दो अलग अलग लोगों ने पैसा निकाला है। तो 4,000 वाले में नाम लिखोगे विदित, और 2,000 वाले में नाम लिखोगे विशाल, ठीक है। पूंजी खाते लिखना, तो यहाँ पे मैं पूंजी पूंजी बस लिख देता हूँ, विशाल पूंजी और विदित पूंजी, तुम्हें याद रहेगा भाई, पूंजी खाते लिखना होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा नंबर समायोजन, जो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। उसके बाद अगला है, यंत्र पर 10% घिसाई गिनी। क्या लिखा है, यंत्र पर 10% घिसाई गिनिए। तो अपने पास यंत्र कितने का, तो अपने पास यंत्र है 30,000 का, तो 30,000 का अगर 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। और घिसाई निकालने से संपत्ति घटेगी या बढ़ेगी, तुम्हें पता है, घिसाई निकालने से संपत्ति घटेगी, और घटने का मतलब नुकसान, तो नुकसान मतलब पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यंत्र खाते, क्या लिखोगे, यंत्र खाते, कितना रुपए, 3,000 रुपए। और जैसा मैंने कहा था, इसका दूसरा समाधान सॉल्व करना होगा तो दूसरी एंट्री इसकी करनी होगी। तो एंट्री कैसे करो, जहां से उठाया वहीं चल के लिख दो। तो संपत्ति में होता है तो चलते हैं और संपत्ति पक्ष में लिख देते हैं, ये रहा हमारा संपत्ति लेना, और उसमें क्या लिखेंगे, यंत्र, और 3,000 रुपए घटा के लिखना है। तो 30,000 में से 3,000 के घटा कर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 27,000 रुपए। क्लियर है इतना, तो ये हमारा नेक्स्ट समायोजन भी कंप्लीट है। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगले वाले में क्या लिखा है कि देनदारों में से 3,600 रुपए, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सामने मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। इसके बाद है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये खास करके तो मैं बताते जाऊंगा कौन सा ज्यादा तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। देनदारों में से 3,600 डूबत ऋण अपलिखित करना है। कितना रुपए अपलिखित करना है, 3,600 रुपए। उसके बाद बोला है 15% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो याद रखना है, पहले 3,600 रुपए डूबत ऋण के तौर पे, बाद में 15% डूबत ऋण अनामत के तौर पे। तो चलते हैं देनदार, सबसे पहले देखो देखो देखो, ये क्या है, देनदार। और देनदार वाला मैंने समझाया था इसके पहले की वीडियोस में, मैंने क्लियरली मेंशन किया कि जब भी देनदार का पॉइंट आता है तो सबसे पहले जहां देनदार लिखा जाता है, देनदार कहां लिखा जाता है, संपत्ति लेना में। तो चल के संपत्ति लेना में ही सॉल्व करो। तो चलते हैं और संपत्ति लेना में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, देनदार, क्या लिखेंगे, देनदार। अपने पास देनदार कितने का है, तो अपने पास देनदार है 39,600 का, जिसमें से मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डूबत ऋण के तौर पे, ठीक है, डूबत ऋण के तौर पे तुम्हें 3,600 रुपए माइनस कर देना है। तो जब 3,600 रुपए माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36,000 रुपए। उसके बाद फिर सवाल में बोला है, ठीक है, उसके बाद फिर सवाल में क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि भाई 5% मेंटेन करना। कितना गया, 5% की 15% है, रुक जाओ भाई, 15% है, ठीक है। तो 15% डूबत ऋण अनामत के तौर पे रखना है। तो हम इसका सॉल्व करेंगे भाई, 36,000 का 15%, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डूबत ऋण अनामत 15%, ठीक है, कितना, 15%। तो 36,000 का 15% करोगे तो कितना आ जाएगा, 5,400 रुपए आ जाएगा। तो 36,000 में से 5,400 माइनस करोगे तो ये आपका कितना बचेगा, 30,600 रुपए बचेगा। तो ये रहा आपका देनदार का पूरा सॉल्यूशन। ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। अब इसकी एंट्री कैसे पास ऑन करनी होती है वो समझते हैं। तो एंट्री पास ऑन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम चलते हैं तो सवाल में, तो सवाल में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डूबत ऋण अनामत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डूबत ऋण अनामत दिया हुआ है। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि जब भी सवाल में
डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों सॉल्व करने के लिए बोलता है। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ। जब भी सवाल में डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों सॉल्व करने के लिए बोला गया हो, प्लस आर्थिक चिट्ठी में भी कुछ पैसा दिया गया हो, तो सबसे पहले डूबत ऋण में से घटाओगे। कैसे समझते हैं? यहाँ पे डूबत ऋण अनामत कितना दिया गया है आपको, तो डूबत ऋण अनामत दिया गया 1800 रुपए। अपने पास यहाँ पे डूबत ऋण कितना है, चेक करो, ये देखो यहाँ पे 3600 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3600 रुपए। तो सबसे पहले इसमें से माइनस करो, तो 3600 में से अगर मैं 1800 रुपए सेट करता हूं, तो फिर भी यहाँ 1800 रुपए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं 3600 में से 1800 ही सेव कर पा रहा हूँ, बाकी का 1800 का मेरा अभी भी नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? मुझे टोटल 36 रुपए डूबत ऋण के तौर पर रखना है, लेकिन 1800 रुपए पहले मैंने अनामत बनाया था, तो वहां से तो वो सेट हो गया, तो बाकी का 1800 रुपए मुझे अपनी जेब से बनाना पड़ रहा है ना, अपनी जेब से बनाना पड़ा है, मतलब मेरा नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हम कहाँ लिखते हैं? पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो यहाँ पर एंट्री क्या लिखेंगे? यहाँ पर एंट्री लिखेंगे डूबत ऋण। क्या लिखेंगे? डूबत ऋण कितना लिखेंगे? 1800 रुपए। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में करके लिख भी देता हूं कि जो 3600 रुपए था उसमें से पहले मैंने 1800 माइनस किया। तो याद रखना है, सबसे पहला यही काम करना होगा कि जो भी आपका डूबत ऋण आता है उसमें से जो अनामत हमें डब्बे में दिया गया, डब्बा मतलब आर्थिक चिट्ठा हमारा जो तलपट है, वो माइनस कर लोगे। अगर कम पड़ गया तो डायरेक्टली पुनः मूल्यांकन में, ज्यादा हो गया तो अब क्या करना है, तो वो मैं आपको आने वाले सवाल में बताऊंगा। देखो अभी बताऊंगा कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर है कि जब वो सवाल में आएगा तब मैं समझाऊंगा। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी बाकी है डूबत ऋण अनामत का। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी पैसे बचे तुम्हारे पास? नहीं बचा, क्योंकि पूरा 1800 तो सेट हो चुका, यानी ये पूरा का पूरा तुम्हारा नुकसान है। डूबत ऋण अनामत पूरा का पूरा नुकसान हो गया। अब पूरा का पूरा नुकसान हो गया तो इसको कहाँ लिखना है? इसको जैसा मैंने कहा कि हमें पुनः मूल्यांकन के उधार में पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डूबत ऋण अनामत, और पूरा का पूरा पैसा कितना है? पूरा का पूरा 5400 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये तुम्हें याद रखना है, इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? डूबत ऋण अनामत जो भी होगा उसको डूबत ऋण में से सेट करने की कोशिश करो। अगर सेट हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया, कम पड़ गया, तो डूबत ऋण लिख दो पूरा का पूरा पूरा मूल्यांकन में। तो बाकी का जो बचा वो तो तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है, जैसा हम पहले किए थे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और बेटर वे में इंप्रोवाइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, या तो इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना के समझा दूंगा, क्योंकि हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आ ही जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो तुम मुझे बता देना, तो मैं वहां पे आपको अलग से एक वीडियो बना के डूबत ऋण अनामत के बारे में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट समायोजन पे। हमारा नेक्स्ट समायोजन है विनियोग की बाजार कीमत 9000। क्या है? विनियोग की बाजार कीमत। अब देखो ये भी आईएमपी के तौर पे ही लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी समायोजन आने वाले हैं वो सारे के सारे समायोजन आईएमपी है। कैसे? देखो विनियोग की बाजार कीमत 9000 है। अब बाजार कीमत 9000 है, मतलब हमें जो बही में वही लिखना है। और विनियोग कहाँ होता है? तो विनियोग देखो संपत्ति में होता है। तो चलो सबसे पहले संपत्ति में, ये रहा हमारा संपत्ति, और यहाँ पे लिखते हैं विनियोग। ये थोड़ा सा दब गया, ये इतना नहीं लग रहा है। विनियोग, ठीक है। कितना रुपए लिखना है? 9000 रुपए, क्योंकि बाजार कीमत 9000 रुपए ही है। लेकिन सवाल में चलते थोड़ा ढंग से देखते हैं क्या है। ये तो हमने काम जैसा इसने मुझे बोला था मैंने कर दिया, लेकिन कंफर्म करते हैं। यहाँ पे विनियोग कितने का था? यहाँ पे विनियोग था 18,000 रुपए का। देखो यहाँ पर विनियोग कितने का था? 18,000 रुपए का था। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वहां 9000 लिखा, तो बाकी का 9000 क्या हो गया? बाकी का 9000 का तुम्हारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान, क्योंकि 9000 रुपए तुम्हारी कीमत कम हो गई, यानी तुम्हारे विनियोग की कीमत कितनी कम हो गई? 9000 रुपए। क्लियर है इतना? अब ये नुकसान कहाँ पे लिखते हैं? तो जैसा मैंने कहा था नुकसान हम कहाँ लिखते हैं? पुनः मूल्यांकन के उधार में। लेकिन नुकसान डायरेक्टली लिखने से पहले एक बार डब्बे में नजर डालो। तो डब्बे में नजर डालोगे तो यहाँ पे एक तुम्हें नाम दिख रहा है, विनियोग अनामत। क्लियर है? और उसकी रकम भी दिख रही है 7200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि डब्बे में हमने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, और बचाकर कितना रखे थे? 7200 रुपए। ये हमने डब्बे में गुल्लक में पैसे क्यों बचाते हैं, क्यों हम सेव करते हैं? ताकि कभी कोई नुकसान या कुछ पैसे कहते हैं भारी नुकसान सहना पड़े या कोई समस्या आ जाए तो हम उसको अपने आप को बचा सके। अब आ गया है वक्त, हमें नुकसान कितने का हुआ है? 9000 रुपए का हुआ है। लेकिन यहाँ पर पैसे कितने बचा कर रखे हैं? 7200 रुपए। कितने पैसे बचा कर रखे हैं? 7200 रुपए। तो यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहो तो यहाँ पे मैं साइड में ही लिख के समझा देता हूं। ठीक है, विनियोग नुकसान। ठीक है, तो विनियोग का नुकसान कितना हुआ है?
तो विनियोग का नुकसान हो गया है 9,000 रुपए, लेकिन उसमें से हमने अनामत बनाया है, तो जो अनामत बनाया है वो इसमें से माइनस कर दो, और अनामत कितना बना है 7,200 रुपए। तो अभी भी जो तुम्हारा 1,800 रुपए बच रहा है, ये अभी भी क्या है, तुम्हारा नुकसान ही तो है, क्योंकि नुकसान वाला ज्यादा है, यानी अभी भी क्या हो रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है। तो अब नुकसान क्या करोगे, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है, तो अब नुकसान क्या करोगे, अब तुम नुकसान यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पे लिखोगे विनियोग, क्या लिखोगे, विनियोग, और नुकसान कितने रुपए का लिखोगे, 1,800 रुपए का। कितने रुपए का नुकसान लिखोगे, 1,800 रुपए का। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये आपका था विनियोग अनामत से जुड़ा है, नहीं विनियोग और विनियोग अनामत से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई पॉइंट आता है विनियोग अनामत का या विनियोग का, तो सबसे पहले पूरा नजर डाल लो कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, तब उसके बाद आगे बढ़ा करो। ठीक है, नजर क्या डालना भाई, एक बार यहाँ देखो संपत्ति पक्ष में और एक बार यहाँ पे देखो, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत करना है। ये भी, इसको भी आईएमपी लिख लो। ठीक है, अब बोलोगे सर सब आईएमपी लिखवा रहे, नहीं भाई सब आईएमपी नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन ये तीन तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत करना है। जैसा मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, जब भी दावा का आता है पॉइंट, तो सबसे पहले उसको चल के दावा में ही लिख दो। दावा मतलब दायित्व हो गया ना, तो सबसे पहले दायित्व में चल के लिख दो, बाकी का बाद में सोचना, पहले उसको चलो लिख दो। नाम क्या है, कारीगर अकस्मात मुआवजा दावा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कारीगर अकस्मात मुआवजा दावा। कितना, 30,000 रुपए। जितना दावा है पूरा का पूरा यहाँ पे आके लिख दो, पहला काम हो गया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, फिर से चलते हैं, अब थोड़ा सा सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दावा कितना हमने स्वीकार लिया, 30,000, लेकिन मैंने कहा था जैसे कि हम दावा स्वीकार करते हैं, सही बात है लिख दिया हमने, लेकिन मैंने कहा था कि कभी कभी हम अनामत भी बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो अनामत के तौर पर यहाँ पे तुम्हें दिखेगा 2,400 रुपए, देखो लिखा ना, कारीगर मुआवजा अनामत। ठीक है, तो यहाँ कारीगर मुआवजा है, कारीगर अकस्मात मुआवजा मैंने लिख दिया है, तो तुम वहां पे कारीगर मुआवजा नाम मत लिखो, ठीक है, अकस्मात मुआवजा मत लिखो। ये तो बाद में लगेगा किसी को कि मैंने तुम्हें गलत बता दिया है, इस वजह से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, कारीगर मुआवजा दावा। ओके, चलो। हाँ, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। हमने जो डब्बा बनाया है, उस डब्बे में हमने कितना रखा है, उस डब्बे में हमने सिर्फ 24,000 रुपए रखा है, और तुमने दावा कितना स्वीकार लिया, 30,000 रुपए। अब इसको भी उसी तरह से समझने की कोशिश करो। देखो, तुम लोगों ने दावा कितना स्वीकारा, दावा स्वीकारा है 30,000 का, और तुम्हारे पास डब्बे में कितना पैसा है अनामत के तौर पे, अनामत के तौर पे तुम्हारे पास डब्बे में है 24,000 रुपए, यानी कि 6,000 का जो दावा है, ठीक है, ये अभी भी 6,000 का दावा ही है ना, क्योंकि दावा वाला पॉइंट ज्यादा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, दावा ही बन जाएगा। तो ये जो 6,000 का एक्स्ट्रा दावा तुमने स्वीकार कर लिया है, इसके लिए तुम्हारे पास किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, और किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये तुम्हें 6,000 का क्या हो गया है, नुकसान। क्या हो गया तुम्हें, इस 6,000 का नुकसान हो गया है। तो अब क्या करोगे इसको, तो चलते हैं, और यहाँ पे नुकसान हम कहा लिखे, पुनः मूल्यांकन के उधार में, और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कारीगर मुआवजा दावा। कितना का, 6,000 का, क्योंकि दावा का नुकसान कितना हो गया है, 6,000 का। क्लियर है इतना, समझ में आया। तो कारीगर मुआवजा दावा कितना हो गया, 6,000 का, और इस तरह से हमारा ये 8वां समायोजन भी कंप्लीट। अब चलते हैं अगले समायोजन। देखो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं सारी चीजें लिखवा भी दे रहा हूँ, प्लस एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अभी कोई डाउट नहीं रहेगा आने वाले सवालों में, और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना, ऐसा नहीं कि सामने वाले पे डिपेंड हो जाओ पूरी पूरी तरह से। ठीक है, तो याद रखना है, दावा वाला पॉइंट है तब क्या करना है, और विनियोग वाला पॉइंट है तब क्या करना है। अब चलते अगले में। अगले में लिखा है लेनदारों की 10% रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। तो भाई जब 10% नहीं चुकाना पड़ेगा तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, और लेनदारों को पैसे नहीं चुकाने तो हमारे लिए फायदा ही है ना। तो फायदा मतलब हम कहा लिखे, पुनः मूल्यांकन के जमा में। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखते हैं लेनदार, क्या लिखते हैं, लेनदार, और कितना नहीं चुकाना है, 10%। तो लेनदार का 10% कितना होगा, तो सबसे पहले हम लेनदार देख लेते हैं हमारे पास कितने का है। तो लेनदार हमारे पास है 30,000 का, तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेनदार पे लिखेंगे 3,000 रुपए नहीं चुकाना है। उसके बाद लेनदार दूसरी एंट्री कहां जाएगी, तो लेनदार कहां से उठाते हैं हम, पूंजी दायित्व में से। तो चल के हम पूंजी दायित्व पक्ष में ही लिखते हैं, और चलते हैं और पूंजी दायित्व पक्ष में ही यहाँ पे लिख देंगे लेनदार।
अपने पास कितने का था लेनदार 30,000 का, लेकिन 3,000 नहीं चुकाना है तो यहाँ पे लेनदार कितने का हो जाएगा 27,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी के साथ चलते हैं आगे और आगे का समझने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारा समायोजन खत्म, यानी समायोजन खत्म होने के बाद आपका 70 to 80% क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी का जो 10 to 20% बचा वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। और कॉपी पेस्ट करना मैंने कैसे समझाया है, मैंने कहा है कि जो चीजें जहां है पहले वहां लिख दो, जो चीजें लिख सकते हैं, बाकी का जो बंटवारा करना होता है उसको इधर से, यानी ये जो इस साइड जो रहेगा उसको पूंजी के जमा पक्ष में, इधर पूंजी का जमा होता है ना इस साइड, और जो इधर रहेगा उसको पूंजी के उधार में, पूंजी का उधार इधर होता है ना, देखो इस साइड होता है ना पूंजी का उधार, इसलिए मैंने ऐसा क्रॉस में बताया। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी लाइनें खींच दी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नाम क्या दिया है, तो सबसे पहला नाम आपको दिया गया है पूंजी, जिसमें लिखा है विदित और विशाल। तो पूंजी हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में लिखेंगे जमा पक्ष में। नाम क्या लिखते हैं, शेष आगे लाए, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। ठीक है, और पूंजी का शेष कितना दिया गया है तो वो भी हम देख लेते हैं, 48,000 और 60,000। तो विदित का पूंजी है 48,000 और विशाल का पूंजी है 60,000। तो हमने क्या कर दिया, वो पूंजी भी लिख दिया। अब चलते हैं आगे और अगला नाम देखते हैं। अगला नाम आपको दिया आकस्मिक अनामत। देखो आकस्मिक अनामत के बारे में कुछ नहीं आया था, और देखो इसमें मैंने कोई टिक भी नहीं किया है, राइट। आकस्मिक अनामत के बारे में आया भी नहीं, और अभी हम सवाल सॉल्व किए तो इतना तो बुद्धि हमारा चलेगा ना भाई, अब इतनी याददाश्त कमजोर तो है नहीं हमारी। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें शंका होती है कि सर कहीं मैं भूल गया तो तुम क्या किया करो, जो जो समायोजन सॉल्व करते जाते हो ना उसके सामने, जैसे मैंने ये टिक करते गया ना उसमें ऐसे पेंसिल से टिक करते जाया करो। ठीक है, जैसे देखो ये स्टॉक यंत्र हो गया तो ये टिक कर दो, विनियोग हो गया तो ये टिक कर दो। ठीक है, या रकम है या इसमें, ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई ये हम कर चुके हैं। क्लियर है इतना, बाकी अगर नहीं भी टिक करोगे तो मुझे पता है हमारी देखो दिमाग इतनी कमजोर नहीं, इतना कमजोर नहीं कि हम 10 मिनट में ही सब भूल जाए। ठीक है, 10 कम से कम एक दिन तो लगता है सब कुछ भूलने में। ओके, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ये आकस्मिक अनामत है, तो आकस्मिक अनामत क्या करोगे, जैसा मैंने कहा था कि जो बांट सकते हैं वो इधर का, ठीक है, जो इस साइड लिखा होगा उसको हमें कहाँ बांटना है, पूंजी के जमा पक्ष में। तो ये क्या है, आकस्मिक अनामत हम बांट सकते हैं। तो चलते हैं पूंजी के जमा में, नाम जो लिखा गया वही नाम लिखना है, आकस्मिक अनामत। आकस्मिक अनामत। और रकम कितना दिया गया है, रकम आपको जो दिया गया है उसको कौन से अनुपात में बांटना है, पुराने अनुपात में। तो रकम आपको आकस्मिक अनामत के तौर पे दिया हुआ है 9,000 रुपए। अब ये पुराना अनुपात कितना दिया वो देखना जरूरी, 2:3। तो पुराना अनुपात है 2:3 और 9,000 को तुम्हें बांटना है। ठीक है, तो 9,000 को 2:3 में बांटना है। तो उसको कैसे बांटेंगे, मैं यहाँ पे बस सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एक का मैं निकाल देता हूँ। देखो 9,000 गुणे 2 भागे कितना कर दोगे 5, फिर 9,000 गुणे 3/5। देखो 2:3 और टोटल है 5, इसलिए बटे में 5 आ गया। तो 9,000 गुणे 2/5 यानी एक का हो जाएगा 3600 रुपए और एक का हो जाएगा 5400 रुपए। ठीक है, सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 9,000 गुणे 3/5 5400 रुपए। क्लियर है इतना, तो हमारा आकस्मिक अनामत भी कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं अगले पे। तो अगला नाम हमारा क्या है, कारीगर मुआवजा अनामत, ये डन हो चुका है। विनियोग अनामत ये भी डन हो गया, लेनदार भी डन हो गया, डूबत ऋण अनामत तो सॉल्व कर ही चुके हैं। यानी इधर से कुछ भी लिखने का नहीं है। देखो पूंजी दायित्व 1 सेकंड में कंप्लीट हो गया, 2 नाम कॉपी करना था। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा अगर तुम वैसा सॉल्व करते हो तो तुम्हें बहुत आसान हो जाएगी और स्पीड में क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद अगला नाम है, अगला नाम क्या, मकान। तो मकान में कुछ समायोजन नहीं था तो सब चुपचाप क्या करोगे, कॉपी जहां है वहीं उठा के लिख दो। तो मकान हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में। तो यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं मकान, और जो आपको रकम दिया गया है, तो मकान का रकम कितना दिया गया है, तो मकान का रकम यहाँ पे जो भी सवाल में दिया गया वही हमें कॉपी कर देना है। मकान कितना रकम दिया गया है, 90,000 था कि 66,000 था, 66,000 था, सॉरी। हाँ, कहाँ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे मकान और यहाँ पे लिख देंगे 66,000। क्लियर है इतना, समझ में आया। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं और चलते हैं। उसके बाद अगला है यंत्र जो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, स्टॉक। स्टॉक हमें क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। तो स्टॉक कितना है आपका 18,000 रुपए। तो चलते हैं और स्टॉक को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखो जो कॉपी पेस्ट करना उसमें ज्यादा कुछ समझने जैसा नहीं, डायरेक्टली चलो और ऐसे लिखो और कॉपी कर दो। ठीक है, तो आपका स्टॉक कितने का दिया गया, 18,000 रुपए का। तो यहाँ पे स्टॉक और यहाँ पे लिख दो 18,000 रुपए। उसके बाद चलते हैं आगे, ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। और अगला नाम क्या दिया गया है, अगला नाम दिया देनदार, तो जो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये डन हो चुका है। उसके बाद अगला नाम है बैंक। तो बैंक हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, बैंक का खाता हमने बनाया, रोकड़ खाता बनाते हैं ना, तो याद रखना है रोकड़ या बैंक खाता। इसको दूसरा नाम यहाँ पे साइड में से करके लिख लिया करना, रोकड़ या बैंक खाता।
कितना रकम दिया गया था आपका 8,400 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,400 रुपए और यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए। ठीक है, उसके बाद अगला नाम क्या दिया गया था आपका, तो अगला नाम आपका दिया गया है विनियोग, जो हो चुका है ऑलरेडी, हमने लिख दिया है, तो ये भी आपका डन। देखो सारे समायोजन कंप्लीट, सारे पॉइंट्स कंप्लीट, पूंजी दायित्व के संपत्ति लेना है। अब सारा कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या कहा था आपको, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या तरीका समझाया था, मैंने कहा था सबसे पहले क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करके साइड में पेंसिल से लिख लिया करो। जैसे इसका टोटल मुझे साफ साफ दिख रहा है 3,000 रुपए, देखिए इसका टोटल मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार मैं कैलसी में सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3,000, 1,800, 5,400, 1,800 और 6,000, तो ये आपका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 18,000 रुपए। कितना आ रहा है, 18,000। तो देखो मैं यहाँ पे 18,000 लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इधर 18 है और इधर 3 है, इधर कितना 18 और इधर 3, तो डिफरेंस किधर आएगा, इधर ही आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 15,000 रुपए का, ये आपका आ गया डिफरेंस। और जो डिफरेंस लिखा कर उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया करो। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो जाएगा हानि, और हानि हो या लाभ हो, दोनों ही हमें कहाँ लेकर जाना होता है, पूंजी खाते में। और ये बांटेंगे किसके बीच में, विदित और विशाल के बीच में। किसके बीच में, विदित और विशाल। और इसमें मैंने क्या समझाया था, हमें पुराने अनुपात में बांटना होता है। तो पुराना अनुपात क्या है, 2:3। तो 15,000 को क्या करना है, 2:3, यानी 2/5 और 3/5। तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपए और ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपए। क्लियर है इतना। और उसके बाद इतना लिख दिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो तुमने लिखा है पेंसिल से उसको हमें मिटा देना। नहीं ठीक है, तो सामने वाले एग्जामिनर जो होंगे वो सोचेंगे कि तुम चिटिंग करवा रहे हो, इसलिए वो बोल सकते हैं। और उसके बाद जिसका टोटल ज्यादा था वही वाला यहाँ पे कॉपी कर देना। जैसे 18 ज्यादा था तो मैंने 18 दोनों में कॉपी कर दिया। क्लियर है इतना। अब उसके बाद पूंजी हानि आया है, तो देखो इधर का डिफरेंस हमें इस साइड कॉपी करना होता है और इधर का डिफरेंस हमें इस साइड कॉपी करना था। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, कि हमें क्रॉस में लिखना होता है। तो चलो क्रॉस में लिखते हैं। हानि इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, रकम 6,000 और 9,000 रुपए। जितना आया है उतना फटाफट ऐसे लिख देना, 6,000 और 9,000। उसके बाद इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, तो जैसा मैंने कहा सेम टू सेम तरीका इस्तेमाल करो। ठीक है, सेम टू सेम तरीका मतलब पहले तो इसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि तुम टोटल कर रहे हो तो सामने वाले को बताना, तुम अच्छे से पेंसिल से, अरे वो पेन से खींचना, सॉरी पेन बोल रहा, पेंसिल से और स्केल से खींचना। ठीक है, अब जैसे देखो इसका 72,000 आ रहा है और इधर आ रहा है 0, फटाफट मैं तीनों का लिख देता हूँ। इसका टोटल कितना आ रहा है, 48,000, 8,000 और 3,600। इसका आ रहा है 59,600 और इसका आ रहा है 6, 4, 10,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 60,000 प्लस 4,000 प्लस 5,400। इसका आ रहा है 69,400 और इसका कितना आ रहा है, 9, 2, 11,000। देखो अब ये लिखने का फायदा क्या होता है, अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जा रहा है कि पहले वाला अगर विदित की बात करते तो देखो इधर का टोटल ज्यादा इधर का कम है, यानी डेफिनेटली डिफरेंस इस तरफ आएगा। दूसरे का चेक करते हैं 69,000 और इधर है 11,000, डेफिनेटली डिफरेंस इधर आएगा। तीसरे का भी देखो इधर 72 है और इधर 0 है, तो मतलब तीसरे का भी डिफरेंस इधर ही आएगा। क्लियर है, ये तो कंफर्म हो गया। जब जैसे ये कंफर्म हो गया तो ये नीचे वाले जो कम वाले हैं मिटा दो, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे ज्यादा वाला लिखना होता है, तो ज्यादा वाला मतलब 59,600, 69,400 और 72,000। सेम वे में यहाँ पे 59,600, 69,400 और 72,000। अब डिफरेंस कितना आया है, तो डिफरेंस आपको पता है, इसका आएगा 72,000 और इसका 69,400 में से 11,000 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 58,400 और 59,600 में से 6, 4, 10,000 घटाओगे तो ये हो जाएगा 49,600 रुपए। क्लियर है। अब लिखने के बाद इसको भी मिटा देना जैसा मैंने कहा। अब ये देखो हमारा सवाल कितना परफेक्टली और कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। बस एक काम और बाकी रहता है, वो क्या है, यहाँ पे लिखना, क्या लिखना, शेष आगे ले गए। अब ये शेष आगे कहाँ लेकर जाते हैं, तो इसको हम पूंजी दायित्व पक्ष में लिखते हैं। तो चलते हैं और पूंजी दायित्व पक्ष में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पूंजी, क्या लिखेंगे, पूंजी और तीनों का रकम। तो यहाँ पे लिखेंगे विदित, विशाल, ठीक है, विदित, विशाल और तीसरे का नाम क्या था, बंटी। तो बंटी का था 72,000, विशाल का था 59,000, 59 था ना, 58 था सॉरी, 58,400
और इसका था 49,600। इतना लिखने के बाद तीनों का टोटल कर लो। अब तीनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो 49,600, 58,400 और 72,000। तो ये हो जाएगा 1,80,000। कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपए। उसके बाद अगला काम क्या है, तो अगला काम तुम्हारा है, एक और खाता बचा, वो है रोकड़ खाता। इसको भी बंद करोगे सेम तरीके से, पहले ऐसे ऐसे कर लो, लाइन खींच लो, ठीक है। फिर इधर का टोटल कितना हो रहा है वो लिख लो। जैसे इधर का टोटल 6,000 हो रहा है, तो इसको मैं अलग कलर से, सेम कलर नीचे में लिखा, देखो यहाँ पे मैं 6,000 लिखता हूँ, ठीक है, छोटे राइटिंग में। और इधर 8,400 प्लस 72,000 प्लस 12,000, यानी 92,400। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ 92,400। तो किधर का ज्यादा आ रहा है, इधर का ज्यादा, इधर कम, यानी डिफरेंस इसी तरफ आएगा। और नाम हमें क्या लिखना है, शेष आगे ले गए। क्लियर है इतना। अब डिफरेंस कितना आएगा तो वो भी लिख लो, -6,000 कर दो, तो ये आ जाएगा 86,400 रुपए। कितना आ जाएगा, 86,400। जैसे ही डिफरेंस लिखते हो इसको मिटा देना। अरे यार वो नहीं था, ओह सॉरी, ज्यादा नीचे चला गया गलती से। ये और ये रकम कितना आया था आपका, ये आपका रकम ये आया था 92,400। दोनों साइड आपको वही लिखना है, 92,400। और ये रहा आपका टोटल कंप्लीट। क्लियर है इतना। देखो हर चीजें थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर मैं जैसे समझाते जा रहा हूँ इस वजह से टाइम टेकिंग लग रहा है। तुम सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगता है, मैक्सिमम 15 मिनट लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो और भी कम लगेगा, डिपेंड करता है कि तुमने कितना प्रैक्टिस किया है। एग्जाम में सब जो वही देखो आगे बढ़ जाता है जो ज्यादा प्रैक्टिस करके जाता है। आता सभी को, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं आता, क्योंकि सबने साल भर मेहनत की होती है। कुछ होते हैं जो नहीं करते, मैं उनको बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं मेजोरिटी की बात करूँ, मेजोरिटी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बाजी वही मार लेता है जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है। अब ये जो रोकड़ का आया है, रोकड़ का भी लिख के खत्म करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रोकड़, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोकड़ 86,400 रुपए, ठीक है। जैसे हमने 86,400 लिखा, उसके बाद हमें अगला काम क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है। अब टोटल करेंगे तो टोटल सबसे पहले हम दायित्व पक्ष का कर लेते हैं, 180 प्लस 30,000 प्लस 27,000। तो इसका टोटल आ रहा है 2,37,000 रुपए। अब संपत्ति पक्ष का कर लेते हैं, तो 27,000 प्लस 30,600, 9,000, 66,000, 18,000, 86,400। ये भी आपका आ गया है 2,37,000 रुपए। और इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, इतना समझ में आया। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, सब के सब क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके काम का नहीं है। तो मैं अभी आज आपको मैं कुछ क्वेश्चन टिक करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टिक करवा दे रहा हूँ जो तुम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 22 मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं होमवर्क के तौर पे आपको 3 क्वेश्चन टिक करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग कर लेते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हाँ हम लोगों ने किया है। कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना है, एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 24। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 22 है वो 8वें जैसा है, 23 9वें जैसा है और 24 जो हमारा 10वें जैसा है। इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन दिया जो मैंने करवाया है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही फिलहाल, और इसको ढंग से प्रैक्टिस करना, बाकी आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। और कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो तुम कमेंट सेक्शन में बिंदास बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।